आज की तारीख हमारी हो जाएगी 19/08/2020। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पावर डायोड पे हम बेस करके रखेंगे। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3, पावर डायोड। बुक्स एक ही बुक पढ़ेंगे, कोई सी भी अपडेटेड रिवीजन की पढ़िएगा, पुरानी किताब नहीं पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए अपडेट करिएगा। भिमरा रिकमेंडेड रहेगी, जिसको भिमरा नहीं मिलती है वो रशीद भी पढ़ सकते हैं। बोथ बुक्स आर गुड एंड सेम। ठीक, मैं यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 डिवाइसेस बेसिकली डिस्कस करूंगा। एक रहेगी पावर डायोड, दूसरी रहेगी मॉसफेट और तीसरी रहेगी आईजीबीटी। इसके बीच में एक ब्रीफ दूंगा मैं आपको बीजेटी का, और बीजेटी के लिए आपका काम रहेगा कि बीजेटी आप रिवाइज करके आए। इसका हैंडआउट आपको भेज दिया जाएगा, उसमें भी एनपीएन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से पढ़ लेने का है। ये चीज आपकी बाय डिफॉल्ट तैयार रहनी चाहिए। बाकी हमारा फोकस पावर डायोड, मॉसफेट और आईजीबीटी पे भी रहेगा। एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, बीजेटी भी आएगा, पावर डायोड भी आएगा, मॉसफेट भी आएगा, आईजीबीटी भी आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में बीजेटी नहीं है, मैं सिर्फ रिवाइज करा के रखूंगा। और बीजेटी मॉसफेट और आईजीबीटी का हिस्सा बनता है, इसलिए आपको ये दोनों भी करनी पड़ेंगे। आपने 2 ट्रांजिस्टर मॉडल भी पढ़ा होगा जब आपको सर एसटीआर पढ़ा रहे होंगे, तो वहां भी आपको उसको रिवाइज करके रखना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। हम अपने डायोड का रिवीजन स्लाइड पे आते हैं कि हमारे डायोड का हमने देखा क्या था। तो डायोड में इसी तरीके से था। ये साइड हमने पी टाइप मटेरियल को बोला था, और यहाँ से ये वाला हिस्सा हमारा था एन टाइप, और जो बीच में ये हिस्सा मिलता था इसको हम बोलते थे डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन बोलिए या डिप्लीशन लेयर बोलिए, एक ही बात आपकी कहानी पे रहेगी। यहाँ पे इस घटनाक्रम में हमने ये देखा था कि इसका जब हम सर्किट या फिर सिंबल जो ड्रॉ करते हैं, तो सिंबल कुछ ये था हमारे पास में। एक तरफ एरो बना के रखते थे, इसमें बैंड बना के रखते हैं, और बैंड हमेशा कैथोड की तरफ रहता है और एनोड से करंट की एंट्री होती है। करंट का डायरेक्शन हमेशा एनोड से कैथोड तक ही इसमें करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करेगा। उस करंट की जानकारी हम थोड़ी देर में देखेंगे। कैथोड वाला हिस्सा को ही हम एन टाइप वाला हिस्सा बोलते थे, और एनोड वाले हिस्से को हम पी टाइप वाला हिस्सा बोलते थे। तो एन टाइप एंड पी टाइप आर स्ट्रक्चर्स ऑफ पीएन जंक्शन। यहाँ पे पीएन जंक्शन बन के आ जाएगा। दिस वन इज पीएन जंक्शन, ठीक है। और इसका एक सिंबल हम यूं ड्रॉ करके लाते थे, दिस वाज आवर सिंबल। सेम इसी तरीके से ये कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा। जब आप डायोड बनाएंगे वहां पे एनोड कैथोड लिखेंगे, पी टाइप एन टाइप मेंशन नहीं करेंगे। पी टाइप एन टाइप सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये नोट कर दिया हुआ है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आएगा। अभी इस स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि जो डिप्लीशन रीजन मेरा क्रिएट हुआ था यहाँ पे, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर में एक वोल्टेज जनरेट हो जाती थी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही बनता है, और इसको हम बैरियर पोटेंशियल भी बोल रहे होते थे। बैरियर पोटेंशियल, ठीक। इस स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाते हैं, यानी ऊपर में जो हमारे पास आयंस थे, दीज वेर आवर आयंस एंड दीज वेर फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर, इस फ्री चार्ज कैरियर को ही हम रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आयंस मूव करके जाएंगे नहीं कहीं पे भी। हाँ, पी टाइप में मेजोरिटी क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम फ्री चार्ज कैरियर को डिपिक्ट करते हैं, और डिप्लीशन रीजन में वो एरो, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल का एरो है, हम उसको ही लेकर चलेंगे, बाकी उसको भूल जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लेके आए हैं यहाँ पे। ये हमारा रहेगा हिस्सा पी टाइप का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है पी टाइप, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहेगा हमारे पास एन टाइप। बीच में ये जो लाइन है वो हमारी जंक्शन है, पी एन जंक्शन। आपका ये वाला रीजन डिप्लीशन लेयर कहलाता है, डिप्लीशन रीजन। पी टाइप में जो मेजोरिटी हैं वो है होल्स, और जो माइनॉरिटी हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में जो मेजोरिटी हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी हैं वो है होल्स। इसको ध्यान करके रखेंगे दोस्त।
दोनों होंगे, पी टाइप में दोनों चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे, मेजोरिटी भी होंगे माइनॉरिटी भी होंगे, लेकिन हाँ माइनॉरिटी का मतलब है कि संख्या काफी कम रहेगी। आप देख भी रहे होंगे कि जितने मैंने होल्स बनाए हैं पी टाइप में उसके मुकाबले कहीं कम मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ऐसा नहीं है कि भाई 9 होल्स होंगे तो उसके सामने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने रखा है कि होल्स की आबादी पी टाइप में बहुत ही ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स की आबादी बहुत कम होगी। इसका मतलब ये रेशियो लेके नहीं चलिएगा, रेशियो गड़बड़ करेगा, आपको क्वांटिटी खाली समझ के चलेगा। हमने डोपिंग का लेवल भी देखा था कि अगर हम P प्लस बोलते थे इसका मतलब कि बहुत ज्यादा डोपिंग किया गया हुआ, ये बताया गया था आपको। और P डोपिंग किया गया है, यानी कि P प्लस बोलो या N प्लस बोलो, इट इज ह्यूज डोपिंग। P या N बोलो तो नॉर्मल डोपिंग, P माइनस और N माइनस बोलते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल डोपिंग है, डोपिंग का कोई मतलब बनता नहीं है। डोपिंग का लेवल क्यूबिक पर सेंटीमीटर के हिसाब से, नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से लाते हैं, तो 10 की पावर 18 के आसपास जाएगा, 10 की पावर 15 के आसपास जाएगा, 10 की पावर 11 के आसपास रह सकता है, उससे कम भी हम रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये सिर्फ एक एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू जो है अब अपने बुक में एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। बस ये मतलब समझ के रखेंगे कि हाई डोपिंग, डोपिंग का लेवल है, डोपिंग लेवल हाई, मीडियम, लो, काफी लो है, इसका मतलब है कि वो डोप में ही किया गया के बराबर रहेगा। इस स्ट्रक्चर आप समझ के रखेंगे। ये जो 0.7 सिलिकॉन के लिए बना है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट के आसपास रहता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं दोस्त, थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट की। आप प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो सिलिकॉन के अगर एग्जांपल मैं लूं तो सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू 0.5 से लेके 1.2 तक में काफी वेरी कर जाता है, इतने वोल्ट्स में वेरी करता है प्रैक्टिकली। कोई भी आप एलईडी उठा के देखें तो अलग अलग कलर के एलईडी की अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होती है, सेम डायमेंशन की भी। 5 mm की एलईडी दिखाता हूं मैं, तो अगर ग्रीन लेता हूं तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप अलग होगी, रेड लेता हूं तो वोल्टेज ड्रॉप अलग आएगी। एलईडी का फंडा ही यही चीज है। तो 0.7 ही मान के नहीं चलेंगे, 0.7 इज थ्योरेटिकल वैल्यू, 0.5 से 1.2 वोल्ट के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है, प्लस माइनस 10% का मार्जिन इसमें भी रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना दोस्त? बढ़ सकते हैं आगे इसमें? ठीक है, और कुछ नहीं, ओके। अब हम आते हैं बायसिंग पे। बायसिंग कहने का मतलब होता है कि डायोड को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। बायस यानी कि पक्षपात करना। अगर मैं जल्दी को ज्यादा मार्क्स देता हूँ और द्वैत को कम मार्क्स देता हूँ तो आप मुझे आरोप लगाएंगे सर ने पक्षपात किया हुआ है, यानी बायस्ड हो गए हैं सर। तो एक को ज्यादा वोल्टेज दिया जाए, एक को कम वोल्टेज दिया जाए, उसको ही हम बायसिंग बोलेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आएगा नो बायस, जाहिर सी बात है, यानी कोई बायसिंग होगी ही नहीं। पॉजिटिव बायस या फॉरवर्ड बायस को बोलेंगे कैसे कि पी जो टर्मिनल है उसको पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और एन को निगेटिव के साथ जोड़ेंगे। रिवर्स बायस में पॉजिटिव वाले टर्मिनल को निगेटिव वोल्टेज से जोड़ देंगे, तो उसको हम निगेटिव बायस या रिवर्स बायस बोलेंगे। बात सही है। डायोड का स्ट्रक्चर आपके सामने यही रखा हुआ है यहाँ पे। इसको नो बायस करना है, यानी कि मैं राइट हैंड साइड में उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। आपके पास ये एक डायोड है और डायोड को ऐसे आपने नो बायस, यानी कोई वोल्टेज लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप इसको शॉर्ट कर देंगे। दिस विल बी फॉर सर्किट नो बायस। इधर हो जाएगा कैथोड, इधर हो जाएगा एनोड। एनोड की साइड ही पी टाइप होता है, कैथोड की साइड ही एन टाइप होता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो करेगा? आप एक्सपीरियंस से कहेंगे नहीं सर कोई करंट फ्लो नहीं कर, लेकिन यहाँ पे ध्यान देके देखिए कि यहाँ पर मेजोरिटी होल्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। जैसे आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज नहीं हो जाने चाहिए? होने चाहिए या नहीं? जल्दी मर्ज होने चाहिए बेटा। रिस्पॉन्स नहीं। अद्वैत मेरी आवाज आ रही है दोस्त? यस सर। हाँ, तो इसमें मर्ज होना चाहिए, यानी कि जो होल्स हैं पी टाइप में वो एन टाइप में चले जाने चाहिए। सर क्वेश्चन में समझ नहीं आया। ओके ठीक है। आपके सामने में हमने ये सिस्टम रखा हुआ है। हमने बोला कि बायसिंग, बायसिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम को प्रेफरेंस देना, एक साइड को प्रेफरेंस देना। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि परमार रवि है
और किसको ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जलधि को ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने जलधि को ज्यादा मार्क्स दिए और परमार रवि को कम मार्क्स दिए तो बोला जाएगा सर बायस्ड होगा, यानी कि एक तरफ झुकाव ज्यादा था, दूसरी तरफ झुकाव कम था। उसी तरीके से ही जो मेरे पास डायोड है, अगर मैं एक टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एक टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट कर दूं तो बोला जाएगा कि भाई ये बायस्ड हो चुका हुआ है। उल्टा भी काम कर सकते थे, आप एक साइड को निगेटिव कर सकते थे और दूसरे साइड को पॉजिटिव कर सकते थे, तो वो भी बायसिंग कहलाएगी। ठीक, ये भी तरीका हो सकता है कि भाई कोई वोल्टेज जोड़ा ही नहीं जाए और डायरेक्टली सिर्फ एक वायर से ही कनेक्ट कर दिया जाए इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे नो बायस, कोई बायसिंग नहीं हुई है। बायसिंग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ए वोल्टेज सच दैट कि आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा एक कहानी हो जाएगी। तो मैं जब नो बायस की कहानी लेके चल रहा हूं जिसमें मैंने कोई बायसिंग नहीं कर रखी हुई है, एक साइड आपका पी टाइप मटेरियल है, एक साइड आपका एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप वाले में होल्स मेजोरिटी में बैठे हुए हैं, एन टाइप वाले में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में बैठे हुए हैं। तो इसको मैं कॉपर की वायर से कनेक्ट करता हूँ, सीयू वायर, हम शॉर्ट करने के लिए आइडियली शॉर्ट मान लेता हूँ। आइडियली रेजिस्टेंस इसका है 0 ओम, ठीक है। तो बताइए कि जो पी के होल्स हैं, क्या वो पी के होल्स एन साइड में ट्रेवल करके जाएंगे इस डायरेक्शन से, मैं ग्रीन शो करता हूँ, ये वाली पाथ से ऐसे जाके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन उल्टे रास्ते से आ सकते होंगे, ये प्रश्न है। नहीं सर, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं जा सकते, सप्लाई नहीं दिया हमने। ओके, लेकिन होल्स मेजोरिटी में तो हैं, पी टाइप में मेजोरिटी में होल्स, उनको मैं पाथ दे रहा हूँ। हाँ सर, अगर जो बैरियर पोटेंशियल ब्रेक होगा जब, तब वो मतलब जाएंगे पीस। नहीं, बैरियर पोटेंशियल की तो बात ही नहीं हो रही, मैं बैरियर पोटेंशियल के अंदर अभी तक तो गया ही नहीं हूँ। दिस इज बैरियर पोटेंशियल, मैं बैरियर पोटेंशियल के अंदर अभी एंट्री नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि सिंपल ऐसी सर्किट कनेक्ट किए, जो कि एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो येलो वाला मैंने सर्किल घेरा है उसको आप ध्यान दीजिएगा अभी, कि उसके अंदर में मैंने डायोड जो रखा हुआ है उसको मैं सिंपल एक कॉपर के वायर से जोड़ दिया हुआ है। तो क्या पी के जो होल्स हैं वो ट्रेवल करके एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स में मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मिलेंगे। ने बोला कि नहीं जाएंगे, आपने बोला बैरियर पोटेंशियल का जिक्र नहीं है ना मले केम नहीं मरे सप्लाई है जो तो सप्लाई की आवश्यकता क्या है? आपको सप्लाई देने की जरूरत, यहाँ पे मेजोरिटी है ना, आपको पानी की टंकी छत पे रखी गई है, पूरी भरी हुई है, उसको पाइप से जोड़ के नीचे तक उतार दो तो बिना मोटर चलाए हुए ऊपर की पानी की टंकी नीचे तक तो खाली हो ही जाएगी ना, क्योंकि एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन, एक जगह लो कंसंट्रेशन है। आप एक कमरे में एक जगह परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो दूसरे कोने में भी परफ्यूम आपको स्मेल होती है, आप उसमें कोई एनर्जी इनपुट नहीं कर रहे हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं पी टाइप में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, आपने रास्ता जोड़ दिया तो अपने आपको स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मूव तो करने चाहिए ना, नहीं सर? लेकिन वहां तक जाने के लिए किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा ना? एग्जैक्टली, गुड, आपका जवाब सही है। क्या नाम है आपका? सुजल। सुजल, सही बोला कि ये ट्रेवल कर सकते थे, हम चाहते तो इनको मूव करा लेते, कोई बात नहीं होती, लेकिन इसके दो कारण हैं, 2 रीजन, मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, 2 रीजन फॉर I बराबर 0 इन नो बायस। पहला रीजन ये है कि जो होल्स हैं वो अपनी पोटेंशियल को तोड़ के आगे नहीं निकलेंगे, यानी कि कोई सरफेस है तो सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बैठे हुए हैं, हम फ्री चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। हमने पहली सर्किट में बता रखा था आपको कि हम इसमें से आयंस को रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आयंस मूव नहीं करेंगे, होल्स को ही लेकर चल रहे हैं, हमें समझाने में सहूलियत रहेगी, बार बार वही ड्रॉ करना मुश्किल पड़ेगा। तो अपनी बाउंड्री को, सरफेस की बाउंड्री को तोड़ के कोई बाहर नहीं निकलने वाला है, सरफेस की बाउंड्री छोड़ के निकलने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा, तभी जाके वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको हम आपने बचपन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी सुना होगा कि जब तक उसमें एनर्जी इनपुट नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा नहीं। तो पहला रीजन सरफेस क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, उसको बाहर निकलने नहीं देगा। दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो गया होगा, लेट अस अज्यूम, तो करंट कहां से फ्लो हुआ होगा भाई?
इस वायर से करंट फ्लो हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है वायर से करंट फ्लो हुआ होगा तो आई स्क्वायर आर की वजह से हीटिंग भी लॉस प्रोड्यूस हुई होगी, हीटिंग रही होगी, इस वायर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ गया होता तो एनर्जी कौन देगा उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? मेरा ऊपर वाला डायोड ही देगा ना, यही सिस्टम प्रोवाइड करेगा एनर्जी को। इसका टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए था, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें कनेक्शन में बैठी हुई, थर्मली स्टेबल कनेक्शन में है। तो दो लोहे के टुकड़े को चिपका के रखोगे तो एक लोहे का टुकड़ा गर्म रहे और दूसरे लोहे का टुकड़ा ठंडा रहे, ये संभव नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये वॉइड करेगा, तो ये प्रोसेस संभव नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आई कि अगर करंट फ्लो करता भी है तो भी थर्मली अनस्टेबल रहेगा। इसका कारण हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ स्पेलिंग अलग अलग लिखते हैं लोग, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि करंट फ्लो नहीं होने का कारण ये है कि अगर फ्लो हो गया होता तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबल नहीं रहता, वो कैंसिल हो जाता और ये कैंसिल होने वाला नहीं है। तो नो बायस में करंट विल नॉट फ्लो। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में तो नहीं लेकिन वाइवा में कोई आला तिरछा प्रोफेसर बैठा होगा तो ऐसा आपसे पूछ सकता होगा, या कंपनी में कोई मैनेजर बैठा होगा तो आपसे ये सवाल पूछी जा सकती है। यहाँ तक तो कहानी क्लियर है सभी के लिए? कोई डाउट इसमें? जल्दी क्लियर है बेटा? जल्दी का जोर से बोलो तो। यस सर। ओके गुड, ठीक है। आइए दूसरा लेते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो निगेटिव है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना। दिस इज बैटरी का पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बैटरी का निगेटिव। ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें हम बोल सकते होंगे कि वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज लगाने को हम बोलेंगे बायसिंग वोल्टेज, और नो बायस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे? वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड इज इक्वल्स टू 0। इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। एनोड कैथोड के वोल्टेज को हम डायोड वोल्टेज भी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम अलग रखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा? सर्किट आप जानते ही हैं, पहले पढ़ भी चुका, हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी कहानियां बचपन में पढ़ चुके हैं। मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे तो पावर डायोड अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है। आप प्रोसेस जानते हैं कि 0.7 से ज्यादा होगा तभी करंट फ्लो करेगा। मैं खाली रिवाइज करा देता हूँ आपको। दिस इज 0.7, और सिलिकॉन के लिए 0.7 रहता है यहाँ पे। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस वोल्टेज को मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज माई अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज लगेगी तो कैसे लगेगी? इधर लगेगी अप्लाइड वोल्टेज। ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है। APPLID अप्लाइड वोल्टेज। और अंदर में जो बैठा हुआ है ब्लू वाला वो रहेगा हमारा बैरियर वोल्टेज। तो मैं बोल देता हूँ BARRIER, हम बोलेंगे बैरियर वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपका अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से कम रहेगा तब तक कहानी अंदर नहीं जाएगी। होगा क्या? मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ फोर्स ड्यू टू बैरियर वोल्टेज। तो होल्स पे किधर फोर्स लग रहा होगा? इस साइड फोर्स लग रहा होगा। सारे होल्स दूर भाग रहे होंगे मेरे डिप्लीशन रीजन से। डिप्लीशन रीजन कौन सा है? तो ये वाला आपका डिप्लीशन रीजन है। इस डिप्लीशन रीजन के अंदर नहीं आना चाहेंगे वो लोग। आपको येलो कलर से डिप्लीशन रीजन विजिबल हो रहा होगा। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, बाहर फोर्स लग रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा होगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा दूसरी डायरेक्शन में। यही कलर कौन सा चेंज हो गया? ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो बैरियर पोटेंशियल के अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो आपने अप्लाइड पोटेंशियल लगाया, लाल वाला वोल्टेज लगाया हुआ है, तो लाल वाला वोल्टेज किधर धक्का मारेगा? होल्स को। लाल वाला होल्स को धक्का मारेगा उस साइड में। इलेक्ट्रॉन को किधर धक्का मारेगा? वो इस साइड में मारेगा। यानी कि बैरियर पोटेंशियल को अपोज कर रहा होगा। पॉजिटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग। ध्यान रखेंगे, होल्स पे जो फोर्स लगती है उसका अपोजिट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा। तो आप होल्स को खाली ध्यान लेके चलना, इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा करना, दोनों एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन भी होगा। तो मैं कंसंट्रेट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो होल्स में फोर्स लग रहा है मेरे टर्मिनल के साइड में, यानी कि
एनोड के साइड में और इलेक्ट्रॉन को फोर्स लग रहा है कैथोड के साइड में। लेकिन जो मैंने अप्लाइड वोल्टेज किया हुआ है वो एनोड से बैरियर पोटेंशियल के अंदर धक्का मार रहा है होल्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से अंदर बैरियर पोटेंशियल के अंदर धक्का मार रहा है। तो 0.7 से कम रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। 0.7 का जैसे ही रीजन क्रॉस होगा वो धमाक से इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा लेगा। यानी कि आप ग्राफ ऐसा खींच के लाते थे बचपन में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ये वोल्टेज एनोड टू कैथोड। इधर हम करंट प्लॉट कर रहे थे, फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो है, आईएफ लिखता हूँ, फॉरवर्ड बायस की करंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 ऐसा। तो आपको मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, 0.3 तक तो कुछ दिखेगा नहीं, 0.5 में हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें दिखें, 0.7 में थोड़ा दिखे, और 0.7 के बाद बहुत तेजी से करंट ऊपर बढ़ जाती थी। ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करते थे सभी लोग। कविशा क्लियर है बेटा? यस सर। ओके गुड। तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए। 0.7 थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0.5 से लेके 1.1 के बीच में वेरी करेगी, इसको ध्यान में रखेंगे। यही कहानी रिवर्स बायस में भी चालू हो जाएगी। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, आपको एनोड को निगेटिव से कनेक्ट करना है और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। एनोड के साइड पी टाइप रहता है, कैथोड के साइड एन टाइप रहता है। इसको हम बोलेंगे रिवर्स बायस, जिसमें वोल्टेज एनोड टू कैथोड विल बी लेस देन 0। अब इसमें देखिएगा क्या कहानी बनती है। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आपने जो वोल्टेज लगाया हुआ है रिवर्स वोल्टेज में, तो एरो पीछे की तरफ है ही, 0.7 आपका बैरियर पोटेंशियल धक्का मार ही रहा है, धक्का अभी भी उसी तरीके से लेकर चल रहा होगा। ये होल्स को इधर धक्का लगा रहा होगा और इलेक्ट्रॉन्स को वो उधर धक्का लगा रहा होगा उल्टे डायरेक्शन के लिए। आपका जो पोटेंशियल है पॉजिटिव से निगेटिव की जाए, इसका फोर्स इधर रहेगा, इस डायरेक्शन से ये फोर्स आपका अप्लाइड है। दिस इज योर अप्लाइड वोल्टेज। आप अप्लाइड वोल्टेज लगा के लाएंगे उल्टे में तो इस तरह से हो जाएगा। दिस इज योर अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज ऐसा दिखेगा। तो अप्लाइड वोल्टेज फोर्स किधर लगाएगा, अप्लाइड वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में ही होल्स पे फोर्स लगेगा। तो होल्स पे फोर्स लगा इधर, होल्स पे फोर्स लगा इधर, इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स किधर लगा उधर, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा उधर। यानी कि जो पहले बैरियर पोटेंशियल के अंदर ये डिप्लीशन रीजन के अंदर आने नहीं दे रहा था मेरा बैरियर पोटेंशियल, दिस वाज बैरियर पोटेंशियल। जो बैरियर पोटेंशियल था वो होल्स को कैथोड एनोड की तरफ भेज रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड की तरफ भेज रहा था। तो मेरा अप्लाइड वोल्टेज भी वही काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई नहीं आ सकता है, मामला ही खत्म। इसमें करंट क्या हो जाएगी, करंट आई विल बी इक्वल्स टू 0। ऊपर वाले में करंट क्या होगी, करंट आई इज इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन 0। करंट इसमें रहेगी, इसमें करंट मूव नहीं करेगी। क्या सही में करंट मूव नहीं करेगी? नहीं जी, थोड़ी बहुत करंट तो आ सकती है। कैसे आगे जरा सा ध्यान देके देखिए। मैं वापस जाता हूं अपने पॉजिटिव बायस वाले पे। पॉजिटिव बायस वाले में ध्यान देके देखिए कि जो बैरियर पोटेंशियल था वो होल्स पे फोर्स लगा रहा था एनोड की तरफ, वो फोर्स लगा रहा था डिप्लीशन रीजन से, यानी येलो वाले रीजन से एनोड की तरफ होल्स पे फोर्स लग रही थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगता था, कैथोड की साइड। तो जो पी टाइप है मेरा, पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें तो फोर्स उधर लगेगा ना जी, इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये तो बैरियर पोटेंशियल में घुस जाना चाहेगा, जाहिर सी बात है घुसेगा भी। उल्टा देखिए कि जो आपका होल्स हैं, जो माइनॉरिटी वाले होल्स हैं वो तो इधर आना चाहेंगे ना जी, आना ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है उनको भी तो इधर धक्का लगना चाहिए होगा, आ सकते थे। लेकिन 0.7 की ताकत से ही आया था। लेकिन आपका जो लाल वाला है वो रेड वाला तो वापस इसको उधर ही धक्का मार के भगा देगा और इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का मार के भगा देगा, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगती है, एनोड के साइड, और होल्स पे फोर्स किधर लगेगी, कैथोड के साइड। ये ध्यान में लेके चलो। तो 0.7 से ज्यादा ताकतवर हो गया तो इस छोटा मुंतक को, यानी कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, कहानी खत्म। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके रखेंगे, ज्यादा नहीं, बस माइनॉरिटी कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम इससे वापस आएंगे थोड़ी देर में भी। रिवर्स बायस में ज्यादा सा देखिए, रिवर्स बायस में क्या फोर्स लग रहा होगा।
दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों को मैं एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो होल्स पे फोर्स लग रही है एनोड के बाजू, तो इस होल्स पे भी तो फोर्स एनोड के बाजू ही लगेगी। तो क्या ये छोटंकी जो होल है जो एन टाइप में बैठा हुआ है वो डिप्लीशन बैरियर के अंदर जाएगा? हाँ जी जाएगा। तो करंट जीरो ना होके करंट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो करंट में हिस्सेदारी कौन बनेगा? करंट विल बी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बहुत सही बात बोली, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसकी वैल्यू जो होगी वो माइक्रो एम्पियर के आसपास होगी, यानी कि बहुत 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 ही कम होगी, 1000 गुना 10,000 गुना कम होगी। अगर फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो आप मिली एम्पियर मान के चलते हो, सपोज दैट कि दिस वैल्यू इज मिली एम्पियर, तो जो रिवर्स बायस में कहानी आप बना के लाएंगे इसकी, मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ रिवर्स बायस की कहानी इसकी। तो जो रिवर्स बायस में कहानी होगी यहाँ पे आप जूम इन करके देखेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इन माइक्रो एम्पियर्स ओनली। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत इसमें कोई नहीं? गुड। अब जरा सा ये ध्यान दीजिए कि फॉरवर्ड बायस में कहानी फ्लो कैसे हुई थी। दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, ध्यान रखेंगे फॉरवर्ड बायस की हम कहानी बता रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में जो होल्स थे वो मेजॉरिटी होल्स की बात हो रही है। जो मेरे मेजॉरिटी होल्स हैं वो मेजॉरिटी होल्स इस रेड वाले ताकत के वजह से, जो हमने अप्लाइड पोटेंशियल लिया उसकी वजह से, वो होल्स चले गए बैरियर पोटेंशियल में, बैरियर रीजन में गए। बैरियर रीजन में उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि बैरियर रीजन के अंदर पहले से ही सारे लोग सेटिस्फाइड हो चुके थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान कर चुके थे। ये कहानी हमने सेकंड लेक्चर में देखी थी। तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ये जो होल है वो उठ के चला जाएगा इस रीजन में। यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? यहाँ पे मिलेगा निगेटिव वोल्टेज, और वो निगेटिव वोल्टेज इसको खींच लेगा, यानी कि होल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये होल्स मूव कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसके उल्टी दिशा में उसी कहानी के अनुसार मूव कर जाएंगे। तो देखिए होल्स जो थे वो पहले गए, 1 नंबर पहले गए बैरियर पोटेंशियल में, और फिर 2 नंबर वो गए एन टाइप के रीजन में गए। तो जो पी के होल्स मेजॉरिटी थे वो एन में आने के बाद माइनॉरिटी बन गए। तो द करंट फ्लो वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो पी के होल्स हैं जो मेजॉरिटी में थे, जब वो एन रीजन में आए तो दे बिकेम माइनॉरिटी। तो होल्स ऑफ पी जो कि थे मेजॉरिटी मूव करके कहाँ गए? वेंट टू एन टाइप। एन टाइप में आने के बाद क्या दी गए? दे बिकम माइनॉरिटी। वो माइनॉरिटी की संख्या में, क्योंकि एन में माइनॉरिटी होल्स ही होते हैं। तो इसी कारण से हम डायोड को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल्स ही नहीं, इसके रीजन में द करंट वाज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स बोथ। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही कारण बने हैं इसकी कंडक्टिविटी का। ये बात बुद्धि में सभी को पहुंच गई है दोस्त, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। दिव्या क्लियर है बेटा? दिव्या क्लियर है बेटा? इलेश क्लियर है मित्र आपको? यस सर। ओके, तो ध्यान रखेंगे द कंडक्टिविटी वाज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वो कैसे आए? तो पी के मेजॉरिटी से उठ के एन में आ गए। उसी तरीके से जो एन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस मैं ग्रीन से लिखता हूँ, एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे पी रीजन में। तो पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आते ही क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटीज हो जाएंगे, और वो काम बनते हैं कंडक्टिविटी का। ये बात बुद्धि में स्पष्ट कर लीजिएगा। इस लेक्चर को फिर से एक बार सुनिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। रिवर्स बायस की कहानी वही रही होगी। आपने बोला कि रिवर्स बायस में सर थोड़ी बहुत करंट तो बढ़ती है, मैं वोल्टेज ज्यादा बढ़ाऊं तो क्या होएगा भाई? चलो बढ़ा देते हैं वोल्टेज। अगर तो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि सारे के सारे जो होल्स हैं वो तो बाहर की तरफ चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। जाहिर सी बात है वो मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जो माइनॉरिटी करंट होगी, यहाँ पे लिखता हूं, माइनॉरिटी करंट, आई माइनॉरिटी
विल इंक्रीज, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो किस रीजन से बढ़ेगी? वो इस येलो वाले बैरियर पोटेंशियल रीजन के अंदर से होके निकलेगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरी 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 हाई है। रेजिस्टेंस हाई क्यों है? क्योंकि वहां पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। लकड़ी का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? प्लास्टिक का रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्यों हैं? बिकॉज उनके पास कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बैरियर पोटेंशियल में भी तो आपने यही किया था ना जी। डिप्लीशन रीजन में क्या किया था आपने? दिस वाज डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ था? आपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री चार्ज कैरियर थे और जो होल्स थे जो फ्री चार्ज कैरियर थे, एक दूसरे से कंबाइन करके खत्म हो गए थे। तो कोई जो फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दिस छोटू करंट will go through a huge amount of resistance and it will produce heating loss. हीटिंग प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी डिसिपेट करवाएगी। और ये हीटिंग लॉस क्या करेगी? मेरी बैरियर पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर देगी अगर करंट का मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो। इसी ग्राफ को कंप्लीट करके लाते हैं। यहाँ देखिए, फॉरवर्ड बायस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये 0.7 के आसपास आपका ये रहता, छोटा कर लेता हूँ, ये 0.7 के आसपास आपका रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फॉरवर्ड बायस में दिख रही है कि बैरियर पोटेंशियल हो गया, तो वीडी को जो हम बोलते हैं, वीडी इज कॉल्ड एज कट इन वोल्टेज। कट इन इसके बाद से चालू हो गया, वो चाय वाली कटिंग नहीं, कट इन वोल्टेज, या इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। जैसे घुटना मुड़ता है उसी तरीके से ये थोड़ा सा मुड़ गया हुआ ऐसा लगता है आपको। आप देखेंगे कि घुटने जैसा दिखेगा। क्या ये टेढ़ा हो गया? कोई बात नहीं, इसको टेढ़ा करने की कोशिश की नहीं होता, आप समझ जाएंगे। उल्टा करके देखो तो घुटने जैसा दिखेगा। दिस इज योर नी वोल्टेज, जो कि सिलिकॉन के लिए यूजुअली 0.7 थ्योरेटिकल वैल्यू लेके चलता है। प्रैक्टिकल वैल्यू आपको पता है। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रही थी, दिस वाज कॉल्ड एज माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी करंट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ही हो रही थी। इसमें मेजोरिटी वाले चार्ज इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। जो छोटे मोटे थे पी में और जो छोटे मोटे थे इलेक्ट्रॉन्स एन में, और होल्स जो थे, सॉरी होल्स जो थे एन में और इलेक्ट्रॉन जो थे पी में। लेकिन यही करंट बढ़ते बढ़ते, देख रहे हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू कम है, यहाँ पे करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, यहाँ पे करंट की वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई। तो यहाँ पे जो करंट आ गई, दिस करंट विल कॉल्ड एज ब्रेकडाउन करंट। आई ब्रेकडाउन बोल देता हूँ। तो यहाँ वैल्यू तक जैसे करंट की मात्रा पहुंचेगी, इस मात्रा पे हीटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि जो मेरा बैरियर रीजन था या जो मेरा जंक्शन था वो डैमेज हो जाता है। और फिर डैमेज हो गया तो क्या हो गया? रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तो जो आपने पोटेंशियल लगा रखी थी, पोटेंशियल कैसे लगा रखी थी? तो इधर से एन, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे से ऐसे फ्लो कर जाएगा, यानी कि कैथोड से एनोड की तरह करंट फ्लो कर जाएगा, पॉजिटिव करंट। और उसी पॉजिटिव करंट को मैं यहाँ पे निगेटिव दिखा देता हूँ। तो ये जो टूटता है, ये एक कैसे बोले कि झम्म से टूट जाएगा। जैसे कि भूस्खलन होता है, पहाड़ों पे कोई पत्थर का टुकड़ा गिरता है तो पूरी की पूरी पत्थरी ऊपर से नीचे गिर जाती है। इसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। घर जाने के बाद ये आपका काम है जीनर डायोड को पढ़ना। जीनर डायोड होमवर्क। जीनर डायोड में स्पेशल टाइप की डोपिंग करते हैं और इस एवलांच ब्रेकडाउन से पहले ही एक छोटी ब्रेकडाउन करवा लेते हैं। जीनर डायोड में भी एवलांच ब्रेकडाउन होगा, लेकिन उसमें 2 ब्रेकडाउन होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेक्चर के बाद कभी मौका मिलेगा तो हम जीनर डायोड पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क पढ़ के आने का है। और दूसरा चीज पढ़ के आएंगे शॉटकी डायोड। एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो कि नॉर्मल डायोड से अलग बिहेवियर करता है, और दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी, इंटरव्यूज के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। इन दोनों डायोड्स को आप एक बार होमवर्क में पढ़ लेंगे। हम कंसंट्रेट यहाँ पे करेंगे। तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाने वाली है करंट के कारण ही। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रही है कहानी? किसी को भी डाउट? सबसे पहले कौन दिख रहा है? 17, 21 में 23 परमार रवि, कोई रिस्पॉन्स? 17, 23 परमार रवि नहीं। ओके, अद्वैत क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अनिल क्लियर है दोस्त? यस सर। ठीक है, डन। चलिए, तो हम फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ब्रेकडाउन वाला रीजन हम देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे दिखता है हमारे पास। यहाँ पे 0 रहेगा और ये कहानी आप पढ़ चुके हुए हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी कहानी में। डायोड की कैपेसिटेंस में, डायोड की कैपेसिटेंस क्या लेके आती है हमारे लिए? डायोड में जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था,
आपके बीच में एक डिप्लीशन रीजन होता था, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। इसका रेजिस्टेंस क्या हमने बोला, बहुत बहुत हाई बोला। हमारे एक साइड में यहाँ पे होल्स बैठे हुए हैं, साइड इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, तो कैपेसिटर जैसा दिख जाता है। ये कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव है, और बीच में ह्यूज रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते थे, कोई याद है, डाइलेक्ट्रिक बोलते थे, याद है किसी को? अभी वो वर्ड आएगा आपके लिए, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इधर कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है। जो फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटेंस रहेगी उसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिप्लीशन कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज बोलते थे, और दूसरा क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी बोलते थे। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है चार्जेज उसके अंदर जा रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन का कोई मान ही नहीं रह पाता है, और चार्जेज भी बढ़ जाते हैं। आप चार्जेज पंप कर रहे होते हो ना, होल्स यहाँ से पंप कर रहे होते हो, और निगेटिव बायस में आप होल्स बाहर निकाल रहे होते हो। तो जो सीटी होगी, जिसको हम फॉरवर्ड बायस की कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलेंगे, वो ज्यादा होगी मेरी रिवर्स बायस कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन इसलिए कि अपने आप वो डिफ्यूज करके जा रही होती है। बेसिक आपको खाली यही ध्यान रखना है कि डायोड एक्ट्स एज ए कैपेसिटेंस। डिटेल में आप किसी बुक से पढ़ लेंगे, हयात में पढ़ सकते, सॉरी हयात बोल रहा हूँ, बॉयस्टेड में पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी बुक में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सिलेबस के अंदर नहीं है, बट जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको खाली ब्रीफ दे रहा हूँ। इसको एक बार होमवर्क में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, डाउट होगा पूछेगा, हम डिस्कशन करेंगे। तो डायोड एक्ट एज ए कैपेसिटेंस। क्यों कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करता है? तो डिप्लीशन रीजन एक ह्यूज रेजिस्टेंस या डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है, और एक साइड पी में होल्स होते हैं, एक साइड एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट बिहेव्स एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी कैपेसिटेंस को आप चाहते नहीं हैं बट ये क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी कैपेसिटेंस है जिसको मेरी चाहत नहीं है, आई डोंट वांट इट बट इट क्रिएट्स, उसको बोलते हैं पैरासिटिक कैपेसिटेंस। पैरासिटिक कैपेसिटेंस यानी लीच की तरह, पैरासाइट की तरह, आपका खून पी रहा है, आपको आवश्यकता इस बात की नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी कैपेसिटेंस में? आयुष, कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके गुड, ठीक। आइए अब देखते हैं डायोड की रिवर्स करेंगे। डायोड को ऑपरेट कैसे करेंगे, डायोड कितना फास्ट ऑपरेट हो सकता है। ये जो समय मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस टाइम, इसमें t बराबर 0 बोलता हूँ, ठीक है। तो 0 टाइम से पहले तक मेरी डायोड कंडक्टिविटी में थी, इट वाज फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे आई फॉरवर्ड लिखा हुआ है, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रही है। डायोड में दो ही तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम VD भी बोलते हैं, जो कि 0.7 के आसपास हमने लेके आए हुए थे, और फॉरवर्ड बायस की करंट, यानी कि फॉरवर्ड बायस में कितना करंट कैरी कर सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लूं 1N4007 जो आपने डायोड यूज कर रखा हुआ है, इसकी जो वोल्टेज होती है, सॉरी इसकी जो करंट होती है, वो होती है 1 एम्पियर, यानी कि 1000 मिली एम्पियर के आसपास होती है। दूसरी जो डायोड में इंपॉर्टेंट होती है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, कि जहाँ पे ये टूट जाते हैं, तो दिख रहा होगा आपको ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जिस वोल्टेज पे, आपको विजिबल हुआ, हाँ, जिस वोल्टेज पे ये करंट इतनी हो जाती है कि डायोड टूट जाए, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, या पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, PIV भी बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलिए या वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज बोलिए, वो इस 1N4007 के लिए 1000 वोल्ट की होती है। तो देखिए कहाँ 0.7 वोल्ट का फॉरवर्ड बायसिंग और कहाँ 1000 वोल्ट का इसका रिवर्स बायसिंग में जाके टूटने वाला है। तो बहुत वाइड रेंज बन के आते, उसको हम नॉर्मल पेपर और पेन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो रखी थी, करंट फ्लो हो रही थी। आपने 0 वाले टाइम पे ऐसा सोचा कि मेरे को डायोड को पोलैरिटी बदल देनी है, मेरे को इसको ऑफ करना है, आपने फॉरवर्ड बायस से तुरंत रिवर्स बायस कर दिया। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन जो थी वो खत्म हो चुकी थी ही नहीं। डिप्लीशन रीजन की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 थी, और चार्जेस धमाधम भागे जा रहे थे। तो जिस मोमेंट पे आपने इसकी पोलैरिटी रिवर्स करी, आपने रिवर्स कर दिया यहाँ पे, डायोड को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई मेरा डिप्लीशन रीजन था कि भी नहीं था। तो क्या करेगा, कि पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट नेगेटिव डायरेक्शन लेगा, यानी कि क्या हो रहा होगा, इस टाइप से आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया था, ये करंट धमाधम इधर बह रहा था, अचानक से ही आपने क्या किया इसमें, कि इसको आपने रिवर्स बायस कर दिया, सॉरी आपने इसको रिवर्स बायस कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने से पहले ही। तो वो जो समय है जब तक वो करंट फ्लो करेगा, यानी कि तब तक डिप्लीशन रीजन के अंदर
चार्जेज मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं स्टोरेज टाइम, STORAG, स्टोरेज टाइम। चार्जेस प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन, चार्जेस इन डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन में चार्जेस मौजूद हैं, तब तक इसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को ऑफ भी होना है। धीरे धीरे बाद वो चार्जेस की संख्या में कमी आती जाएगी और इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन टाइम, यानी कि स्टोरेज चार्जेस डिप्लीटिंग, स्टोरेज चार्जेस गेटिंग रिड्यूस्ड। तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो डायोड अपना डिप्लीशन बैरियर बनाना शुरू कर देगा। डिप्लीशन बैरियर का मतलब होता है चार्जेज नहीं होना, चार्जेज है डिप्लीशन रीजन नहीं है। तो TS में यानी स्टोरेज टाइम में चार्जेस थे, डायोड कोई काम का नहीं था, कोई वोल्टेज रोक नहीं सकता था, रिवर्स बायस में भी डायोड कंडक्ट कर रहा था, और जैसे जैसे चार्जेस कम होते जाएंगे धीरे धीरे आके ये बंद हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे यानी कि इसको हमने बोला था कौन सा टाइम, 0 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो t बराबर 2 पे जाके मेरा डिवाइस बंद होके आएगा। अब देखिए इसके ऊपर मैंने एक डॉटेड लाइन भी बनी हुई है, आपको ध्यान हो के आ रहा होगा, तो ये डॉटेड लाइन बनाई गई है। दिस डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट आइडियल रेस्पॉन्स शुड बी, यानी कि जैसे ही मैंने t बराबर 0 पे बोला रिवर्स, खटाक बंद हो जाना चाहिए था, कोई चार्जेस फ्लो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो ब्लू वाला रीजन, जो शेडेड रीजन ब्लू का दिख रहा है, TF प्लस TT, उसको हम बोलेंगे TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। मैंने ऊपर में लिख रखा हुआ है डायोड रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। ये TRR ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना फास्ट इसको ऑपरेट कर पाते हैं। यानी कि मैंने अद्वैत को बोला अद्वैत बैठ जाओ, तो अद्वैत बैठ गया, फिर बोला अद्वैत खड़ा हो जाओ, लेकिन नहीं, अद्वैत एक बार बैठ गया तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उठने में, किसी को भी। तो जब तक उसको उठने में टाइम लग रहा है तब तक आपका सिग्नल वेस्ट ही हो रहा है। वो जो समय है बैठने के बाद फिर से उठने में जो समय लगता है वो उसका रिकवरी टाइम कहलाएगा, और उस समय में आप कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आपका स्पीड कम हो जाती है, आपकी ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ये जो ट्रांजिशन टाइम और स्टोरेज टाइम है बहुत कम से कम रहे। स्टोरेज टाइम को ध्यान देके रखेंगे, स्टोरेज टाइम हम 7वें सेम में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब हम डिवाइस को स्विच करा रहे होंगे तब, तो 7th सेम के लिए ध्यान रखेंगे। अभी से ही बोल दे रहा हूँ, बाद में बोलना मत कि सर ने बोला नहीं था कि याद नहीं रहता है। ये फोटोग्राफ मैंने बॉलस्टेड नाम की बुक से ले रखी हुई है, वहां के रेफरेंस आप इसको देख सकते होंगे। यहाँ तक में किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं दोस्त, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, ठीक है। क्या नाम है, ध्रुविल, कोई डाउट बेटा? ध्रुविल? नो सर। क्लियर है सभी कुछ? यस सर। ओके गुड, ठीक है। आइए अब हम आते हैं ब्रेकडाउन को एनालाइज कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, आपका वीडियो बहुत पॉज हो रहा है सर। ओ बाबा, इंटरनेट तो मैं सही रखा हुआ है यार, ये कैसे इसको हम चालू कर सकते हैं? अच्छा चलो अभी धीरे और धीरे सर इसमें अगर जैसे हम लोग इसमें हाँ सर, इसमें जैसे हम लोग करंट है, करंट के हम लोग करंट और टाइम वर्सेस का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें वोल्टेज का तो हमने कहीं देखा ही नहीं, पर अगर वोल्टेज यहाँ पे जब हम t = 0 पे लेते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज्यादा हो रिवर्स में, तो फिर सर वो डायोड कंडक्शन नहीं कर देगा तुरंत ही रिवर्स डायरेक्शन में, या स्टॉप हो ही जाएगा? नहीं नहीं, रिवर्स बायस में कंडक्ट कर रहा है डायोड यहाँ पे, वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम कितना होता है दोस्त? जिस TRR एक नॉर्मल डायोड मार्केट में खरीदने जाओगे वो नैनो सेकंड की होती है। इस नैनो सेकंड में वो कहानी बंद होकर निकल जाएगी, नैनो सेकंड के लिए कंडक्ट रहेगी वो, बस उससे ज्यादा नहीं कंडक्ट रहेगी। नैनो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक ले सकते हो, जो बहुत खराब डायोड मार्केट में है तो माइक्रो सेकंड में रहेंगे, और जो अच्छे डायोड हैं वो नैनो सेकंड में। तो पिको सेकंड के भी काम चल रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेज एंड अलग अलग डिवाइसेज को लेकर। तो हाँ जी, t बराबर 0 पे डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0 ही रहेगा आइडियली, और प्रैक्टिकली 0.7 मान के अगर चलें तो, थ्योरेटिकली 0.7 मान के चलें तो t बराबर 0 पे डायोड के क्रॉस वोल्टेज वाज स्टिल VD = 0.7 वोल्टेज। तो यहाँ तक इसको, यानी कि मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, मैं किस कलर से लिखूं, मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ही कलर से लिखता हूँ। तो t बराबर 0 पे यहाँ पे उसको तो रिवर्स वोल्टेज ही दिख रही होगी, लेकिन डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.7 रही होगी। एग्जांपल के लिए आपका डाउट में क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपने डायोड ले रखा हुआ है, डायोड को आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा हुआ है, और यहाँ से आपने एक वोल्टेज जोड़ रखा हुआ है।
आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है और इसमें डायोड के क्रॉस 0.7 ही ड्रॉप आने वाली है ना, डायोड के क्रॉस 10 वोल्ट तो नहीं आएगी, तो बाकी का वोल्टेज कहाँ जा रहे हैं? करंट के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपके रेजिस्टेंसेस के अंदर ड्रॉप होकर आ रहे हैं, यानी कि इट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही चीज यहाँ पे भी है कि रिवर्स बायस में भी 0.7 ही वोल्ट उसके क्रॉस बन रहा होगा उस समय के लिए, कुछ नैनो सेकेंड के लिए, जब तक कि वो अपनी पोटेंशियल डेवलप नहीं कर लेता। और फिर डेवलप करने के बाद में तो आपका अप्लाइड वोल्टेज नंबर पॉइंट 2 पे आपकी पूरी की पूरी अप्लाइड वोल्टेज को वो झेल रहा होगा। क्लियर हो रही है बात मंथन? नहीं सर। क्लियर नहीं हुई अभी? ओके ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको फिर से शो करता हूँ, इसको मैं बाद में इंक्लूड कर लूंगा। आपने डायोड ऐसे रखा हुआ है, अभी ये फॉरवर्ड बायस में है, t बराबर 0 के बाद इसको रिवर्स बायस करने वाले हैं। ये समय के साथ में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मैं ग्रीन कलर से, सॉरी ब्लैक कलर से वोल्टेज प्लॉट कर देता हूँ। वोल्टेज इज व्हाट हैव बीन 0 रहा होगा उसका, यहाँ पे मैं आइडियली प्लॉट करता हूँ 0.7 मान लेना इसको। और करंट क्या रही होगी? करंट तो फ्लो रही होगी यहाँ तक, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। हाँ, रेस्पॉन्स देते जाना मंथन, ठीक है? हाँ सर। ये करंट की वैल्यू रही 0 पे आपने बोला कि भाई अब ऑफ हो जाने का है, इसको की कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने t बराबर 0 पे क्या किया? रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया। t बराबर 0 पे कहानी बदल गई और आपकी कहानी हो गई, इधर नेगेटिव हो गई, इधर पॉजिटिव हो गई, उल्टा कर दिया आपने। तो करंट उल्टा फ्लो होना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो करंट है वो उल्टा फ्लो होना शुरू हो जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन अभी भी वोल्टेज क्या रहेगी? वो 0 ही रहेगी। वोल्टेज वुड हैव बीन 0 ओनली। आपने एससीआर में भी तो देखा होगा, एससीआर अभी आएगा आपका, जब रेक्टिफायर आप पढ़ेंगे तो इसको ध्यान रखना दोस्त। मंथन का ये जो डाउट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर एससीआर रेक्टिफायर सर्किटरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे। एससीआर वोल्टेज हटा देने के बाद भी बंद नहीं होता है, तो यहाँ पे ये कहानी नैनो सेकंड की होगी, एससीआर में वो मिली सेकंड के लिए होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड है वो 0.7 अभी भी कंडक्ट कर ही रहा, क्योंकि डायोड को तो पता ही नहीं है ना कि मेरे को रिवर्स वोल्टेज लगा दिया गया है। डायोड इज स्टिल नॉट समझिंग। ये t बराबर s तक में ये कहानी चल रही होगी। t बराबर s पे क्या हुआ होगा? जो करंट होगी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे t टाइम पूरा करते हुए इसको 0 बोला, इसको 1 बोला और इसको 2 बोला, तो t बराबर 2 पे आके वो बंद हो जाएगी करंट। और वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज वहां पे जाके धीरे धीरे डेवलप करेगा अपना, और फिर वो अपना वोल्टेज एनोड और कैथोड लेके बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है मंथन? क्लियर हो रहा है बेटा? मंथन कहाँ गया? मंथन हाँ सर। हाँ सर। बोलो बोलो, क्लियरिटी हो रही है? समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ सर, समझ आ गया सर। अभी भी कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करें। ना अब समझ आ गया सर, वो वोल्टेज के साथ ड्रॉ किया ना, अब समझ आ गया सर। ओके गुड गुड, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसको स्लाइड में इंक्लूड कर लूंगा बाद में, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अभी हमने डायोड जो समझा है उस डायोड के आधार पे, हाँ यार वीडियो तो थोड़ी अटक रही है, पर कोई बात नहीं, आप एक बार इसको वापस डाउनलोड करके देख लोगे तो मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं चेंज करूंगा तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है? एनालाइजिंग डायोड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड को एनालाइज करना है। मैं हमारा ग्राफ कैसा था? मैं सिर्फ रिवर्स बायस की ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस की ग्राफ में नहीं ड्रॉ करूंगा। फॉरवर्ड बायस की कहानी में डिस्कस नहीं करनी है। ये आपकी ग्राफ थी, ये हम रिवर्स बायस रीजन में लेके चल रहे हैं। उसमें कहानी क्या होती थी कि रिवर्स बायस अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी करंट बढ़ती थी, थोड़ी धीरे धीरे इंक्रीज होके आती थी, और किसी खास टाइम पे आने के बाद वो वहां पे वो ब्रेक डाउन कर जाती थी, और यहाँ से हम बोलते थे कि भाई ये डायोड टूट गया यहाँ। एंड दिस वाज योर एवेलांच ब्रेकडाउन। एवेलांच ब्रेक डाउन लिखा है हमने, BRDWN, यानी ब्रेक डाउन हो गया। तो इस पॉइंट पे, इस करंट पे आके ब्रेक डाउन, यानी कि इस अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होना पड़ा वहां पे। अगर आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते जिससे ये पॉइंट जो है, जिसको पॉइंट में एक्स बोलता हूं, ये पॉइंट एक्स पे करंट फ्लो हो गई मेरी आई ब्रेक डाउन, दिस अमाउंट ऑफ करंट। ये आई ब्रेक डाउन को पहुंचते पहुंचते अगर एक्स से वाई पॉइंट तक पहुंच जाए वो, यानी कि नया ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ नया ले लेता हूं, और इस करंट को पहुंचने में यहां तक का समय लगा, यही करंट पहुंचेगी। नाउ दिस इज एट वाई टाइम।
तब क्या बोलेंगे कि कौन सा डायोड ज्यादा वोल्टेज झेल सकता है, तो वाई वाला जो डायोड है वो ज्यादा वोल्टेज झेल सकता है, बिकॉज वाई पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसको ज्यादा समय लेना पड़ा, ज्यादा करंट फ्लो तब तक हो गया, यानी सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए वोल्टेज अप्लाई ज्यादा करना पड़ा। IBR सेम थी बट वोल्टेज वाई वॉज ग्रेटर देन वोल्टेज एक्स। तो जाहिर सी बात है अगर आप प्रोडक्ट निकालें तो कौन सा डायोड ज्यादा वोल्टेज झेल सकता होगा, तो पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होती है। तो जाहिर सी बात है जो वाई वाला डायोड है इट इज हैंडलिंग मोर पावर, ज्यादा वोल्टेज भी झेल सकता होगा, तो ज्यादा वोल्टेज झेल सकता होगा, तो हमें तो यही तो चाहिए ना, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक या हाई पावर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। अभी तक हमने जो डायोड किया वो लो वोल्टेज के लिए भी वही सेम था जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते थे, लेकिन अब हम बातें कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पे वोल्टेज रेटिंग बढ़ा दी जाएगी। हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस रहा था, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट कैरिंग कैपेसिटी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की रहेगी, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जब हम हाई लेवल पे जा रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एट दैट स्टेज हम चाहते हैं कि हमारे जो डायोड्स हैं वो ज्यादा वोल्टेज झेल सकें, ज्यादा करंट झेल सकें। हम करंट को देखते हैं, पहले वोल्टेज की जिक्र करते हैं। तो रिवर्स बायस में जल्दी ना टूटे, ज्यादा वोल्टेज झेल सके, इसके लिए हमें एक्स पॉइंट से मूव करके वाई पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो आखिर एक्स पॉइंट पे टूटा क्यों टूटा? इस ब्रेकडाउन करंट के कारण। वो ब्रेकडाउन करंट की जिम्मेदारी किसने ली थी? माइनॉरिटी चार्जेस ने ली थी। माइनॉरिटी चार्जेस, इन माइनॉरिटी चार्जेस की संख्या अगर कम कर दी जाए किसी कारण से, तो IBR तक पहुंचने के लिए उसको और भी लंबा समय लग सकता। हो सकता था कि ये पहुंचने में ये जाके यहाँ तक और भी XYZ डॉटेड जाके और आगे जाके टूटता। ये बात समझ में आ रही है? जल समझ में आ रही है बात ये बेटा? कविशा समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। ओके गुड गुड, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज की संख्या हमें कम करनी है। हम लेके आते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जरा सा देखिए, ये जो IBR करंट इसको हम सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोला जाता है, या माइनॉरिटी करंट भी आप बोल सकते हैं, रिवर्स करंट भी बोल सकते हो। हम उसको ही देख रहे हैं। हमारा ये पुराना था, यानी कि ओल्ड मॉडल, इसे हम न्यू मॉडल बना रहे हैं। जब आप ओल्ड मॉडल पे ध्यान देंगे तो हमारा ऐसे ही था सारा का सारा सिस्टम, कोई फर्क इसमें पड़ा नहीं था। हमारे साइड 1 2 और 3 इधर भी पीसेस थे, 1 2 और 3 इधर भी पीसेस थे, और बीच वाले 1 और 3 उल्टा करके लिखता हूँ इसको, 1 2 3 इधर से 1 2 और 3। जो डिप्लीशन रीजन के बाजू में है वो 1 है, जो दूर है वो 2 है, जो सबसे दूर है वो 3.5 है। तो 1 1 वाले आपस में मर्ज करके डिप्लीशन रीजन बना लिए थे, और डिप्लीशन रीजन के आजू बाजू में 2 और 3 रह गए थे, जिनकी डोपिंग करी गई थी। और डोपिंग करने के कारण आपको इनके चार्ज कैरियर्स विजिबल हो रहे थे, जिसको मैंने एरो से पॉइंट आउट कर दिया हुआ है। इन चार्ज कैरियर के साथ साथ में आपको ब्लैक वाले चार्ज कैरियर्स भी दिख रहे थे, जिसको मैं ब्लैक एरो से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ये चार्ज कैरियर्स भी अवेलेबल थे, जिनको माइनॉरिटीज बोलते थे। इन माइनॉरिटीज की संख्या कम करने के लिए हम डोपिंग लेवल ही कम कर देते। तो अगर मान लेता हूँ कि यहाँ पे डोपिंग P+ और N+ रही होगी, यहाँ पे डोपिंग में P और N- डोपिंग कर देता हूँ। देख रहे हैं आप डोपिंग की लेवल कितनी कम कर दी गई है, कि अब मेजोरिटी चार्ज कैरियर भी एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है नए मॉडल में, और नए मॉडल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी एक ही होल रह गया है। दोनों साइड डोपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक साइड कम कर दे तो बात बन जाएगी। जैसे कि चेन को तोड़ने का है तो पूरी चेन को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चेन में कोई एक लिंक तोड़ दीजिए, सारा का सारा टूट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कहानी करी गई हुई है। तो P साइड और N साइड दोनों को डोपिंग कम करने की बजाय हमने एक साइड की डोपिंग कम कर दिया। अब क्या हो गया कि जो डिप्लीशन रीजन है मेरा, उस डिप्लीशन रीजन के आसपास में मेरे चार्जेस की संख्या जो है वो अब कम हो गई है। तो फॉरवर्ड बायस में तो कोई ज्यादा लोचे की बात नहीं होगी, फॉरवर्ड बायस में हम बाद में देखेंगे, फॉरवर्ड बायस में भी कमी आ जाएगी करंट की, दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, हम आगे देखते हैं उसको। लेकिन जो रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस में आपने माइनॉरिटी चार्जेस को तो कम कर दिया ना, अब आपको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा नंबर ऑफ करंट को पहुंचने के लिए, जो पहले ओल्ड मॉडल में पहुंच जाती थी। ये बात पच रही है सभी को? मंथन क्लियर हो रही है ये बात? यस सर। गुड। अब प्रॉब्लम यहीं पे रही। इसी प्रॉब्लम को मैं एक बार समझाता हूं आपको, हमने क्या किया है इस चीज को लेके। हमारे पास मॉडल थी, डिप्लीशन रीजन क्रिएट किया, और हमने P को नॉर्मल रखा और इसको N- कर दिया है। N- करने से क्या हो गया,
डोपिंग लेस करने से क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्जेस लेस होने से क्या हो गया, रिवर्स करंट रिड्यूस से क्या हो गया, इससे क्या मिला हमको कि वोल्टेज ब्रेकडाउन इंक्रीज, ये हमें पहुंचना था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट एक और हो गया कि मेजॉरिटी चार्जेस भी कम हो गए, मेजॉरिटी चार्जेस ऑल्सो गॉट रिड्यूस। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो हमारा एक काम तो हो गया कि चलो हमने ब्रेकडाउन तो वैल्यू बढ़ा ली। चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस की करंट जो कि हमारी मेजॉरिटी करंट का कारण बनती है। मेजॉरिटी करंट किसका कारण बनाती है, यानी कि व्हाट कंट्रीब्यूट्स इट, किसको कंट्रीब्यूट करती थी, तो फॉरवर्ड बायस की करंट को कंट्रीब्यूट करती थी। उसको हम आगे लेते हैं। हम क्या करेंगे, उसी मॉडल में चेंजेस हमने कैसे किए हैं, ये आपका यहां तक जो था वो पी टाइप था, फिर आपने क्या किया, यहां से लेके यहां तक आपने n माइनस रीजन रखा था, और उस n माइनस रीजन के पिछवाड़े पे आपने एक रीजन और ऐड कर दिया, n प्लस रीजन ऐड कर दिया। इसको हम बोलेंगे बफर रीजन। बफर रीजन, n माइनस रीजन में फ्री चार्जेस की संख्या कम है, अपने मन से हिलने डुलने वाले नहीं है, उनको लात मारनी पड़ेगी तभी जाके वो हिलेंगे। इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। ध्यान रखेंगे, ड्रिफ्ट रीजन। जैसे कि एग्जांपल मैंने समझाया था आपको परफ्यूम की बोतल का, आप घर के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो दूसरे कोने तक परफ्यूम आप अपने आप स्मेल होके आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रोसेस। अपने आप हो रही है, कंसेंट्रेशन एक कोने में परफ्यूम का ज्यादा था, दूसरे कोने में परफ्यूम का कंसेंट्रेशन कम था, तो डेवलप कर गया। लेकिन परफ्यूम की कैन पकड़ के खींच के देके मारू एक कोने में, सामने वाले बैठे के सिर्फ खोपड़े पे लगे, दैट विल कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। तो क्या होगा कि ड्रिफ्ट रीजन में चार्जेस कम हैं, वो अपने आप मूव नहीं करेंगे, उनको धक्का मारना पड़ेगा। तो जहां धक्का मारना पड़ेगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट रीजन। तो आप अभी भी वो रीजन है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई n माइनस रीजन में चार्जेस की कमी है, n प्लस रीजन में चार्जेस अपने आप मिल जाएंगे। मिलेंगे सही, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं वो दोनों, तो मिल तो जाएंगे। लेकिन मेरा जो कंसंट्रेशन है वो ये है कि जो मेरी डिप्लीशन सॉरी जो जंक्शन है, जंक्शन को मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो हाईलाइट कर रखा हुआ है और येलो रीजन को जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट डिप्लीशन रीजन से तो चार्जेस दूर हुए ना। देखिए कैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको किस कलर से शो करता हूँ, मैं कौन सा कलर ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं इस रीजन में, यहाँ पे चार्जेस नहीं है, आपको दिख रहा होगा सर्किल मैंने किया हुआ है मजेंटा कलर से, वहां पे चार्जेस नहीं है। ये डिप्लीशन रीजन से चार्जेस थोड़े से दूर चले गए हैं। जाहिर सी बात है, ये जो होल है उसको नंबर देता हूँ 1, 2 और 3। तो होल नंबर 1 को आने में पहले वो आएगा n माइनस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे तो चार्जेस है ही नहीं, इस बॉक्स के अंदर चार्जेस नहीं है, जीरो वाले बॉक्स के अंदर चार्जेस नहीं है, तो 1 वाला चार्ज पहले जीरो वाले बॉक्स में आएगा, जीरो वाले बॉक्स में आने के बाद वो डिप्लीशन रीजन में आएगा, उसके बाद वो जाएगा पी रीजन में। इट विल टेक सम टाइम, उसको समय लगेगा। दूरी हो गई है तो मेरी वोल्टेज तब तक इंक्रीज में करा सकता हूँ। इस कारण से बफर रीजन रखने से मेरे वी ब्रेकडाउन में फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा होगा पर उतना पड़ेगा नहीं जितना हमने इसको मैनेज करके रखा। एन माइनस को तो हम बाकायदा इतना कम कर चुके हैं कि भाई ये जो एन प्लस वाला होल है वो अपने आप उड़ के भी अगर एन माइनस में आ गया तो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ड्रिफ्ट रीजन है, धक्का मारना पड़ेगा उसको वहां से। और बफर रीजन ऐड करने से फायदा क्या हो कि जब मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा, इधर प्लस लगा दूंगा और इधर माइनस लगा दूंगा, तो वो चार्जेस को कंट्रीब्यूट मेरा कर ले जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस की करंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और वी ब्रेकडाउन भी हमने मेंटेन कर लिया हुआ है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पी एन माइनस एन प्लस डायोड, पी एन माइनस एन प्लस डायोड। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 लेयर नहीं है, इट इज ओनली ए 1 जंक्शन। जंक्शन कहाँ बन रहा है? पी और एन के बीच में ही जंक्शन बनता है, एन माइनस और एन प्लस के बीच में जंक्शन नहीं बनेगा। हाँ, मोटा मोटी रूप से आप 3 लेयर बोल सकते होगे, बट जंक्शन तो एक ही है। जंक्शन 1 लेयर पी एन माइनस एन प्लस, ऐसा बोलेंगे आप, ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं बोलेंगे। और इसी डायोड को जो एन रीजन है, एन माइनस रीजन, इट इज okay, it is so much
लेस डोप्ड, इसको मंथन दिख रहा है ना स्क्रीन पे बेटा? हाँ सर दिख रहा है। इतना इसको कम डोपिंग किया गया है कि इट रिजेंबल्स, ये ऐसा दिखता है, रिजेंबल्स एज इंट्रिंसिक मटेरियल। इंट्रिंसिक मटेरियल आपको पता होगा, बिना डोपिंग वाला मटेरियल का विषय याद है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो इंट्रिंसिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, ध्यान देके देखिएगा, मैं डायोड का नाम लिख रहा हूँ, इट इज कॉल्ड एज PIN डायोड, पिन डायोड बोलते हैं इसको। N माइनस रीजन को इंट्रिंसिक जैसा बिहेवियर होता है, इसीलिए इसको हम पिन डायोड बोलते हैं, और पिन डायोड को ही हम बोलते हैं पावर डायोड। ध्यान देके रखेंगे इसको, ठीक है? पावर डायोड यानी जो पिन डायोड होता है, और पावर डायोड में कन्वर्जन क्या किया आपने एक N माइनस लेयर जोड़ा। N माइनस लेयर जोड़ने से क्या हो जाता है? V ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। ये जो चीज मैंने अभी ब्रैकेट में रखी हुई है, इसको आपको दिमाग में सेव कर लेने का है। ये ब्रह्म वाक्य है, ठीक है? आपके पास पहला ब्रह्म वाक्य ये आया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पहला ब्रह्म वाक्य। हाँ, ये आपको बाद में नहीं दिखेगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे N माइनस रीजन यानी कि इंट्रिंसिक लेयर, N माइनस या P माइनस भी ऐड कर सकते होगे, इट इज कॉल्ड एज एन इंट्रिंसिक लेयर। इंट्रिंसिक लेयर ऐड कर देने से, यानी कि दो जंक्शन है, P जंक्शन है, N जंक्शन है, उन दोनों के बीच में इंट्रिंसिक ऐड करने से क्या होता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ जाती है, जल्दी टूटता नहीं है, यानी कि जल्दी वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये ध्यान रखेंगे, मॉसफेट में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रैक्टिकली डायोड ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे P प्लस लेयर होता है, यहाँ पे N माइनस एपिटैक्सियल लेयर बोलते हैं या ड्रिफ्ट रीजन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रिफ्ट रीजन लिखा हुआ है, इसको हम एपिटैक्सियल लेयर भी बोलते हैं, एपिटैक्सियल लेयर भी बोला जाता है, ठीक है? और N प्लस रीजन वो सबस्ट्रेट रीजन, इसको हम बफर जोन भी बोलेंगे। सबस्ट्रेट यानी कि पूरा मटेरियल यही हैंडल कर रहा है, इसके पास ही सबसे ज्यादा मेरे चार्जेस अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे हैंडल करके लेकर आएगा। क्लियर है कहानी? कोई डाउट इसमें? मंथन क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। डोपिंग लेवल भी आप देख सकते होंगे, N प्लस रीजन का डोपिंग कैसा रखा गया हुआ है? 10⁻19 सेंटीमीटर पर क्यूब में, 19 पर सेंटीमीटर क्यूब में, और ND में 10⁻14 सेंटीमीटर पर क्यूब ही रखा गया हुआ है यहाँ पे। ध्यान रखेंगे इस बातों का भी। ये जो फोटोग्राफ है आपको कहीं से बुक से भी मिल जाएगी, मैं अंदर वाले लिखे हुए चीजों को हटा देता हूँ, ताकि आप जब उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं यहाँ पे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिख देता हूँ, एपिटैक्सियल लेयर, एपिटैक्सियल लेयर, एंड दिस इज ड्रिफ्ट रीजन। इसको ध्यान रखेंगे, रीजन को भी हटा देते हैं। दिस इज योर स्ट्रक्चर। एग्जाम में आप आएगा तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, और एक ऐसा रीजन नीचे जैसा बना रहा हूँ वैसा भी बना देंगे। आप दोनों चीजें बना के रखेंगे वहां पे, ताकि फैकल्टी को प्रॉब्लम नहीं हो। P प्लस N माइनस रीजन थोड़ा छोटा ही रखते हैं हम लोग, और N प्लस रीजन। इसका फॉरवर्ड बायसिंग ग्राफ, रिवर्स बायसिंग ग्राफ दोनों सेम जैसे रहेंगे, खाली थोड़ा सा ग्राफ ज्यादा जाएगा, यानी कि पहले वाला 1000 वोल्ट पे टूटा था तो ये 2000 वोल्ट पे टूटेगा। पहले वाला 1000 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर झेलता था, ये 1000 एम्पियर झेलेगा। इसका थोड़ा सा मॉड्यूल बड़ा कर देंगे। ये कहानी रही आपकी PIN डायोड यानी कि पावर डायोड के लिए। इसमें और कुछ कहानी में डिस्कस तो नहीं करना है इसमें। ये बुक की समरी है, ये समरी आपको स्लाइड में मिल जाएगी, इस समरी एक बार पढ़ लीजिएगा डायोड के बारे में। ये नेड मोहन नाम की जो बुक आती है उसमें से हमने उठाया रखा हुआ है इसमें। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करंट इन ए सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बाकी ये कहानी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव बोथ बाय ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन हमने अभी डिस्कस किया था आपके साथ में। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये रहेंगे नॉर्मल डायोड के लिए, यानी कि ये डायोड के पॉइंट्स हो जाएंगे, और इसके नीचे ये पावर डायोड के पॉइंट्स हैं। पावर यानी कि PIN डायोड के पॉइंट्स हैं ये। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए जितना अच्छा पॉइंट समझ पाते हैं। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ भी सकते होंगे। यहाँ तक ये कहानी आपकी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम BJT को थोड़ा ब्रीफ करके रखेंगे। एक ही लेक्चर में पूरा BJT साफ करेंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में हम मॉसफेट स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मैं आपको एक हैंडआउट भेजूंगा, उस हैंडआउट से आप BJT पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई डाउट